वेलकम टू द डिबेट। कोडेकनाल का एक बहुत ही खूबसूरत हाईवे इमेजिन कीजिए। हाँ बिल्कुल। एक चमचमाती लाल एसयूवी सड़क किनारे रुकती है। उसमें से एक पढ़ी लिखी काफी अमीर सी दिखने वाली महिला बाहर निकलती है और कचरे से भरा एक बड़ा सा प्लास्टिक बैग सीधे नीचे बहती हुई साफ नदी में फेंक देती है। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी हिचकिचाहट के, राइट? वो वापस गाड़ी में बैठती है और ऐसी ड्राइव करके निकल जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिल्कुल। चेहरे पर रत्ती भर भी अपराध बोध नहीं। और यहीं से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। आज हम आदित्य कुमार झा की किताब सिविक सेंस अ रियलिटी चेक फॉर एवरी सिटीजन पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, एक 21 साल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने भारतीय पब्लिक बिहेवियर की जो चीरफाड़ की है ना, वो सच में कमाल है ना? तो आज हमारा मुख्य सवाल यही है कि आखिर ये किताब लोगों के लिए एक आई ओपनर क्यों है। मैं तो ये मानती हूँ कि ये किताब इसलिए आंखें खोलती है क्योंकि ये सिविक सेंस को सिर्फ नियम मानने तक सीमित नहीं रखती। तो आप इसे किस तरह देखती हैं? मैं इसे अप्लाइड एम्पैथी और न्यूरोलॉजी के नज़रिए से देखती हूँ। ये हमारी उस क्षमता का फेलियर है जहाँ हम दूसरों का दर्द महसूस करना बंद कर देते हैं। मैं इसे बिल्कुल अलग तरीके से देखता हूँ। मेरे लिए ये किताब इसलिए एक बड़ा आई ओपनर है क्योंकि ये साबित करती है कि हमारा खराब व्यवहार हमारी इंडिविजुअल मोरालिटी की कमी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये असल में हमारे आसपास के माहौल, खराब डिजाइन और सिस्टम के फेल होने का सीधा नतीजा है। लेकिन अगर हम उसी कोडेकनाल वाली महिला पर वापस जाएं, तो वहां कौन सा सिस्टम फेल हो रहा था? उसके पास शिक्षा थी, पैसा था, गाड़ी थी। हाँ, वो तो है। लेखक बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझाते हैं कि उस महिला के पास थ्योरी ऑफ माइंड का अभाव था। दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचने की दिमागी क्षमता। एक सेकंड रुकिए, तो क्या आप ये कह रही हैं कि एक पढ़ी लिखी समझदार महिला का दिमाग अचानक से काम करना बंद कर देता है? एक तरह से हाँ। किताब में जियाकोमो रिज़ोलाटी की मिरर न्यूरॉन्स रिसर्च का जिक्र है। हमारे दिमाग में लिटरली कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिन्हें हम एम्पैथी सेल्स कह सकते हैं। जब आप किसी को ठोकर खाते हुए देखते हैं तो आपके दिमाग के वही न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं जैसे ठोकर आपको लगी हो। लेकिन जब हम पब्लिक स्पेस में होते हैं तो अक्सर हमारा दिमाग इस एम्पैथी वाले स्विच को ऑफ कर देता है। वाह, ये दिलचस्प है ना? हमें महसूस ही नहीं होता कि हमारे कचरा फेंकने से किसी और को क्या नुकसान होगा। ये मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन है। थ्योरी सुनने में तो काफी अच्छी लगती है, लेकिन मैं इसे प्रैक्टिकल नजरिए से देखता हूँ। वेस्ले शुल्ट्ज की रिसर्च याद कीजिए जो किताब में दी गई है। हाँ, वो डस्टबिन वाली। बिल्कुल। कचरा फेंकने का सबसे बड़ा कारण किसी के दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स का बंद होना नहीं है। कारण बहुत ही सीधा है, डस्टबिन कितनी दूर है। जेम्स क्यू विल्सन की ब्रोकन विंडोज थ्योरी इसे और साफ करती है। आप वो पानीपुरी वाले के डस्टबिन का उदाहरण दे रहे हैं ना? हाँ, वही, जहां डस्टबिन के आसपास पहले से कचरा पड़ा होता है। अगर डस्टबिन के चारों तरफ जमीन पर पहले से प्लेट्स और टिश्यू पड़े हैं तो लोग डस्टबिन के अंदर डालने के बजाय कचरा वहीं जमीन पर फेंकेंगे। लोग भेड़ चाल चलते हैं। आप ऐसा कह सकती हैं। हमारा पर्यावरण, हमारे आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें लगातार सिग्नल देता है कि यहाँ क्या चलता है। लोग बस उस सिग्नल को फॉलो करते हैं। इसमें एम्पैथी या नैतिकता का कोई खास रोल ही नहीं है। अच्छा, अगर हम ये मान भी लें कि इंसान पूरी तरह से अपने पर्यावरण का गुलाम है, तो यार भीड़ का क्या? किसी पब्लिक स्पेस में मौजूद लोग भी तो उस पर्यावरण का ही हिस्सा है ना? आपका मतलब आसपास के लोग? हाँ, वंदे भारत ट्रेन में जोर जोर से फोन पर बात करने वाली उस महिला का उदाहरण लीजिए, या मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर धक्का मुक्की करने वाले नेता के गार्ड्स। जब 20 लोग एक साथ ये गलत होते हुए देखते हैं तो वो चुप क्यों रहते हैं? क्योंकि कोई पहल नहीं करना चाहता शायद। सही कहा, लेकिन किताब इसे बायस्टैंडर इफेक्ट और प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस कहती है। ये एक तरह का सोशल पैरालिसिस है। सोशल पैरालिसिस? हाँ, जब आप देखते हैं कि आपके बगल वाला इंसान कुछ नहीं बोल रहा तो आपका दिमाग सोचता है शायद ये नॉर्मल है, मुझे ही बुरा लग रहा है। और जब 20 लोग एक साथ ऐसा सोचते हैं तो जिम्मेदारी बंट जाती है। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जैक्टली। आपकी व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी जीरो हो जाती है। ये हमारी एम्पैथी का ही फेलियर है। यार, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि ये एम्पैथी का फेलियर नहीं है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उस पल में आप खुद को सामाजिक रूप से कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
रॉबर्ट सैमसन की कलेक्टिव एफिकेसी थ्योरी इसे बहुत अच्छे से समझाती है। वो टाडा झरने वाला किस्सा। हाँ, जब लेखक टाडा झरने पर अपने 100 कॉलेज दोस्तों के साथ था तो उन्होंने तुरंत एक लड़की को परेशान करने वालों को घेर लिया और विरोध किया। क्योंकि वो एक बड़े ग्रुप में थे, राइट? बिल्कुल। और वही लेखक जब रात में अकेले ऑटो में सफर कर रहा था और उसने एक महिला को परेशान होते देखा तो वो चुप रहा। इंसान वही था, उसकी एम्पैथी भी वही थी। बदला क्या? सोशल बैकिंग। हाँ, सोशल बैकिंग। जब आपको पता होता है कि आपके पीछे खड़े लोग आपका साथ देंगे तो आप नियम तोड़ते हुए इंसान को टोकते हैं। ये कोई मनोवैज्ञानिक या नैतिक कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ सर्वाइवल और सुरक्षा का मामला है। चलिए मान लिया कि भीड़ हमें रोकती या टोकती है, लेकिन जब हम सड़कों और ट्रैफिक की बात करते हैं जहां हर दिन 461 लोग मरते हैं, तब क्या होता है? वहां तो हम अकेले होते हैं अपनी कारों में। हाँ, वो तो एक अलग ही दुनिया है। बिल्कुल। फिलिप जिम्बार्डो का डी इंडिविजुएशन का सिद्धांत सच में आंखें खोल देता है। जब आप अपनी कार में बैठते हैं तो वो लोहे का डिब्बा और कांच के शीशे आपके लिए इनविजिबिलिटी क्लॉक का काम करते हैं, एक गायब होने वाले लबादे की तरह। आप कहना चाह रही हैं कि कार में बैठकर इंसान अपनी पहचान भूल जाता है? हाँ, आप उस समय राहुल या प्रिया नहीं रहते, आप सिर्फ एक होंडा सिटी या स्विफ्ट बन जाते हैं। और जब इंसानों की पहचान छुप जाती है तो वो बेखौफ और आक्रामक हो जाते हैं। ये थोड़ा डरावना है ना? सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं और रोड रेज इसी का नतीजा है। सामने वाली गाड़ी में आपको एक जीता जागता इंसान नहीं, बल्कि अपने रास्ते की एक बाधा नजर आती है, बस एक ऑब्स्टिकल। देखो, ये एक बहुत ही इमेजिनेटिव एंगल है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा कड़वी है। आपको लगता है रोड रेज सिर्फ मनोवैज्ञानिक है? तो और क्या है? किताब में चेन्नई के उस कैब ड्राइवर का वाकया याद है जो प्लेटफॉर्म के कमीशन और एल्गोरिदम के कारण लगातार घाटे में जा रहा था। सड़क पर उसकी आक्रामकता और जल्दबाजी उसके दिमाग की उपज नहीं थी, वो प्योर इकोनॉमिक प्रेशर था। तो क्या हर नियम तोड़ने वाला इंसान किसी आर्थिक मजबूरी का शिकार है? हर कोई नहीं, लेकिन सिस्टम का डिजाइन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। IRCTC के तत्काल टिकट सिस्टम के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी तत्काल में टिकट बुक करने की कोशिश की है? ओह गॉड, हाँ, वो एक बुरा सपना है। बिल्कुल, ये प्रिजनर्स डिलेमा का क्लासिक उदाहरण है। लोग एजेंट्स को पैसे देकर लाइन इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि वो जन्म से बेईमान है। वो इसलिए चीटिंग करते हैं क्योंकि सिस्टम अनफेयर है, मतलब सिस्टम ही खराब है। हाँ, जब ईमानदारी से नियम मानने वाला हमेशा खाली हाथ रह जाता है तो लोग शॉर्टकट्स लेते हैं। इसे प्रोसीजरल जस्टिस का अभाव करते हैं। सिस्टम आपको बेईमान बनने पर मजबूर करता है। ये एक फेयर पॉइंट है कि सिस्टम हमें इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन अगर ये किताब हमें प्रॉब्लम समझा रही है तो सॉल्यूशन के मामले में इसका सबसे बड़ा आई ओपनर क्या है? हम सिस्टम को ठीक करें या इंसान को? मुझे तो लगता है सिस्टम को। पर जेम्स हेकमैन के अर्थशास्त्र और एल्बर्ट बंडूरा के बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट से ये साफ है कि असली बदलाव बचपन से ही शुरू हो सकता है। अच्छा, आप अर्ली एजुकेशन की बात कर रही हैं? हाँ, लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। जापान का ओजोजी मॉडल देखिए, वहाँ बच्चे खुद अपने स्कूल की सफाई करते हैं, टॉयलेट्स धोते हैं। ये कोई सजा नहीं है। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। ये उनके अंदर मीवाकू पैदा करता है, यानी ये एहसास कि मेरे किसी भी काम से दूसरों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। पुलिस का डर या जुर्माना सिर्फ लेवल 1 कंप्लायंस लाता है। मतलब पुलिससाठी नियम टूटे। एग्जैक्टली। लेकिन सच्ची नागरिक भावना लेवल 3 इंटरनलाइजेशन से आती है। ये तब होता है जब बच्चे अपने माता पिता को सही व्यवहार करते हुए देखते हैं और उसे अपनी आदत बना लेते हैं। बचपन की शिक्षा बहुत अच्छी चीज है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या हम सच में एक पूरी पीढ़ी के बड़े होने और समझदार बनने का इंतजार कर सकते हैं? तो आपके पास क्या इंस्टेंट सॉल्यूशन है? लेखक का जो अंतिम प्रपोजल है वो एकदम प्रैक्टिकल है। CCTV, मशीन लर्निंग और आधार से लिंक किया गया ऑटोमेटेड एनफोर्समेंट। मतलब आप पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और सर्वेलेंस पे निर्भर होना चाहते हैं? क्योंकि यार वो काम करता है। इंदौर लगातार 7 बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कैसे बना, या लंदन ने अपना कंजेशन चार्ज कैसे लागू किया, फाइन लगाकर। हाँ, ये रातों रात लोगों के अंदर कोई आध्यात्मिक बदलाव आने से नहीं हुआ है। ये हुआ है बिना भेदभाव वाले निश्चित और लगातार जुर्माने से। जब हर इंसान को पता होता है कि कैमरा देख रहा है, चालान सीधा घर आएगा और कोई भी अपनी राजनीतिक पहुंच से बच नहीं सकता, तो लोग अपने आप लाइन में आ जाते हैं। तो इसका मतलब हम सिर्फ कैमरे के डर से अच्छे नागरिक बन सकते हैं? कैमरे का डर नहीं,
सिस्टम की निष्पक्षता, फेयरनेस। जब सिस्टम सबको एक नज़र से देखता है तो लोग ऑटोमेटिकली सही बिहेव करते हैं। ये बहस हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाती है। कुल मिलाकर मेरा टेक अवे ये है कि ये किताब हमें एक आईना दिखाती है। बिल्कुल। हमारा खराब सिविक सेंस कोई पैदाइशी या भौगोलिक अभिशाप नहीं है। ये अप्लाइड एम्पैथी की कमी है, जिसे बचपन की सही शिक्षा और रोल मॉडलिंग से बदला जा सकता है। हम कोई रोबोट्स नहीं हैं जिन्हें सिर्फ कैमरों और जुर्मानों से कंट्रोल किया जाए। और मेरी नज़र में ये किताब इसलिए एक मास्टरपीस है क्योंकि ये ब्लेम गेम को इंसान के कैरेक्टर से हटाकर खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और टूटे हुए सिस्टम पर डालती है। जब तक डस्टबिन दूर रहेंगे और नियम तोड़ने वालों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक आप चाहे कितनी भी मॉरल पुलिसिंग कर लें, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन हम इस बात पर तो सहमत है ना कि इस किताब ने एक ऐसे मुद्दे को साइंटिफिक रूप दे दिया है जिसे हम सिर्फ ये कहकर टाल देते थे कि लोग ही खराब हैं। सोचिए, टीबी की वजह से आज हमारे देश को हर साल 24 से 32 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। वाओ, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और क्यों? क्योंकि हमने पब्लिक में थूकने को एकदम नॉर्मल मान लिया है। सही बात है। ये किताब आपको सच में ये सोचने पर मजबूर करती है कि आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी हरकतें, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल जंप करना हो या सड़क पर कचरा फेंकना, कैसे एक बड़े सिस्टम को तबाह कर रही हैं। तो अगली बार जब आप किसी खूबसूरत हाईवे पर हों और आपके आगे चल रही कार का शीशा नीचे हो, तो याद रखिएगा कि जो बदलाव हम देखना चाहते हैं वो उस कार के अंदर बैठे इंसान के दिमाग और बाहर के सिस्टम दोनों में होना बाकी है। बिल्कुल सही कहा। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार हम एक नए विषय और नए दृष्टिकोण के साथ वापस आएंगे।